वेलकम एवरीवन टू दिस ओरिएंटेशन लेक्चर। अब आज के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नया कोर्स हमने स्टार्ट किया है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको एज अ स्टूडेंट ध्यान रखने की जरूरत है और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हम एज अ फैकल्टी, एज अ मेंटर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। देखो, किसी भी जर्नी से पहले, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी से पहले ना आपके पास दो टूल्स ऐसे हैं जो मस्ट मस्ट होना चाहिए। वो क्या है? वो है सिलेबस और पीवाईक्यूज। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना आप सोच भी नहीं सकते कि आप किसी एग्जाम में बैठोगे और आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगा। नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इनकी इंपॉर्टेंस पे चर्चा करते हुए, लेकिन सीधा आप समझने की कोशिश करो कि हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो ये जो ऑफिशियल सिलेबस है गेट की वेबसाइट पे, आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस डाला है वो आपको ये बताएगा कि आपको अपनी तैयारी का दायरा कितना रखना है। ठीक है, जैसे जीएसआई प्रीलिम्स, अब प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस अलग है जियोलॉजी का, ये पता होना चाहिए आपको। प्रीलिम्स के अंदर आपसे रिमोट सेंसिंग नहीं पूछता, एक्सप्लोरेशन नहीं पूछता, हैजार्ड्स वाला पार्ट नहीं पूछता, एनवायरमेंट जियोलॉजी नहीं पूछता। ठीक है, प्रीलिम्स में नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे मेंस के अंदर वो सारी चीजें पूछता है आपसे। मेंस का अच्छा खासा बल्कि सिलेबस है। ये बात पता कैसे चलेगी? जब आप सिलेबस देखोगे, जब आप पीवाईक्यू करोगे, है ना। तो आइडिया ये है कि यकीन, अंधा एकदम भरोसा किसी पे नहीं करना, चाहे कोई भी हो। ठीक है, आपके पास ये दो चीजें होंगी तो आपको हमेशा समझ में आएगा कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में डालें। ये एक तरीके का रोड मैप है। पीवाईक्यू से आपको ये पता चलेगा, ठीक है, अगर मैंने कोई टॉपिक कर लिया, अरे सवाल आ रहा है, उस पे आ रहा है तो कैसा सवाल आ रहा है, क्या वो, क्या समझ रहे हो ना। जैसे अलग अलग लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एक जैम का एग्जाम है, एक फिर गेट का एग्जाम है, जीएसआई का एग्जाम है, यूपीएससी ऑप्शनल का एग्जाम है। हर एग्जाम के अंदर पूछ रहा वो जियोलॉजी है, लेकिन फॉल्ट ही पूछेगा। फॉल्ट में भी क्या पूछ रहा है ये तो मुझे समझने की जरूरत है ना, मेरे लिए क्या रेलेवेंट है वो पीवाईक्यू से आए। जैसे नेट है, अब आप तैयारी कर रहे हो नेट की, तो ये सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है सीएसआईआर के, वो आपके पास होना चाहिए। जो टॉपिक्स हो गए आपको वो टिक कर लेने चाहिए, जो टॉपिक्स रह गए आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स मेरे रह गए हैं। ठीक है, ये आपको भटकने नहीं देगा कभी भी इस एग्जाम की जर्नी में। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, तो जाहिर सा सवाल है, ये दोनों चीजें कर ली, क्लियर हो जाएगा एग्जाम? तो इसका बेहतरीन जवाब होगा नहीं, ऑब्वियसली नॉट। क्यों? ये तो प्री रिक्विजिट है, इतना तो बेयर मिनिमम होना ही चाहिए हमारे पास। क्यों होना चाहिए? एक्सेल करने के लिए नहीं, नहीं नहीं नहीं, अपनी तैयारी शुरू करने के लिए। सिर्फ तैयारी शुरू करनी है अभी हमको। ठीक है, इससे तो नहीं होगा। किससे होगा? तो दो कुछ नुआंसेस है, मैं आपको वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। जिसमें से पहला नुआंस आता है प्राइमस इंटर पैरिस। प्राइमस इंटर पैरिस मतलब फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। मतलब आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, अरे भाई क्या कहना चाहते हो, थोड़ा स्पष्ट बताओ। तो एक एग्जाम्पल से मैं अपनी बात सिद्ध करता हूँ। एग्जाम्पल गिवन, जैसे स्कूल होता है। ठीक है, स्कूल में हम सब जब जाते थे तो एक मॉनिटर होता था। कहने को तो पूरी क्लास को जो ऑफिशियल स्टेटस है वो सब बच्चों का बराबर है, सबके सब, से फॉर एग्जाम्पल 8th क्लास के स्टूडेंट्स है, लेकिन वो जो 8th क्लास का मॉनिटर है, ठीक है, उसके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं, कुछ पर्क्स हैं जो आपसे थोड़े से ज्यादा है। वो चाहे तो आपको पिटवा सकता है, वो चाहे तो आपको बचा सकता है। कुछ तो पर्क्स रहते हैं मॉनिटर के हाथ में, है ना। वो कुछ प्रिविलेजेस हमेशा महसूस करता है, हमेशा एंजॉय करता है या करती है उन प्रिविलेजेस को। ऐसा ही होता है हर एक एग्जाम के अंदर। हर एक एग्जाम में ना ऑफिशियल सिलेबस कहता है कि भाई मिनरोलॉजी, एनवायरमेंट जियोलॉजी, हजार्ड वाला, ये सारे के सारे टॉपिक्स ऑफिशियल लिखे हैं उसने। ठीक है, एक एक पैराग्राफ सबको डिवोट किया है, पर क्या एक्चुअली में इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है, ये हमको समझना बहुत जरूरी। ठीक है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नियस पेट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इकोनॉमिक जियोलॉजी भी उतना इंपॉर्टेंट है? मैं नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पता चलता है? जब आप पीवाईक्यूज करते हो, सिलेबस तो आपने देख लिया, अब जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा पिछले 10 साल में या पिछले 15 साल में एग्जामिनर के हिसाब से सिलेबस के अंदर, इतना वास्ट सिलेबस के अंदर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आएंगे। ठीक है, तो आपको वो एरियाज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये आईआईटी जैम का पिछले 11 साल का एनालिसिस है। ठीक है, अब आप एकदम कर्सरी नजर डालोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चंक्स हैं। कौन से? मिनरोलॉजी और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। और आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, अगर समय की कमी है तो इजीली स्किप किया जा सकता है।
तो जब मैं जैम की तैयारी करूंगा, इंजीनियरिंग, हाइड्रो और जियोफिजिक्स को बहुत कम वेटेज दूंगा, ठीक है। और किसको ज्यादा वेटेज दूंगा? मिनरोलॉजी को दूंगा, स्ट्रक्चर को दूंगा, इग्नियस मेट्रोलॉजी। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, तो हमें सबसे पहले क्या बटोरना है? सबसे पहले हमें वो चीजें करनी है जिसका आरओआई बहुत ज्यादा हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हो, ताकि ये वाली चीज एक बार मेरी हो गई, सबसे ज्यादा सवाल इस पे से आते हैं, वो मैं आइडेंटिफाई करूं। ये आपको समझना पड़ेगा। आप एक एग्जाम देने जा रहे हो, आज की डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है, आसान चीज नहीं है कोई ये। तो भटकना नहीं है हमको, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले। दूसरा सबसे बड़ा नुआंस जो मुझे लगता है, देखो, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, पर इंसान का अंत है। और हमारे पास तो सबसे बड़ी दिक्कत है समय का कॉन्स्ट्रेंट, वक्त बहुत कम है हमारे पास, लिमिटेड टाइम में हमें एग्जाम निकालना है। ऐसा नहीं है पंचवर्षीय योजना नहीं बना सकते, नहीं है इतना वक्त, ठीक है, कि अभी नहीं निकला अगले साल निकलेगा, नहीं निकला नहीं निकला, ठीक है। हमें उस एंडलेस लूप में नहीं फंसना, हमें चाहिए एक बार अच्छे से तैयारी करो, निकलो एग्जाम सेकंड से बाहर, ठीक है। दिक्कत क्या आती है इसमें? जैसे मिनरल साइंस है, ये 3 किताबें आपने बीएससी में, एमएससी में जरूर सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, और आपको पता होगा कि किसी भी एक किताब को पढ़ के गुजारा नहीं होता। आपको भले पूरी पूरी किताबें फ्रंट टू बैक नहीं पढ़नी पड़ती, लेकिन आपको थोड़ा चंक किसी किताब से, थोड़ा किसी से, थोड़ा किसी से पढ़ना ही पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हो आपका एग्जाम निकले एक वो में। इसी तरह से जैसे जियोमॉर्फ और सेडी के लिए हमारे पास ये 4 स्टैंडर्ड किताबें हैं, है ना, निकोल्स है, हगेट है, समरफील्ड है, सैमबॉक्स है। तो क्या इनमें से कोई भी एक किताब सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट। आप कभी भी आप कभी भी कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, किसी एक किताब में नहीं लाया करेगा, आपको जाना पड़ेगा दूसरी किताब पे, आपको मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करने पड़ेंगे। इतना वक्त है क्या मेरे पास? 200 दिन में तो नहीं हो रहेगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, कि आपको बहुत सारे जो है स्टडी मटेरियल उनको रेफर करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे कैसे निपटा जाए इन दोनों चीजों से? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वी एज अ मेंटोर, जो आपको लेक्चर्स हम लोग देंगे, वो लेक्चर्स एक्चुअली में पिछले 20 साल के पीवाईक्यूज इंक्लूड करेंगे। यानी कि जैसे हमने पढ़ना चालू किया वेदरिंग, ठीक है, अब वेदरिंग आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया, आपने कई बार पढ़ा होगा वेदरिंग, ठीक है, इसमें क्या खास होने वाला है? कुछ खास नहीं होने वाला है, इसमें कुछ भी खास नहीं होगा। सिर्फ ये बात है कि आपको सिखा दिया जाएगा वेदरिंग क्या होता है, फिर आपको उसका एप्लीकेशन भी बता देंगे, क्योंकि सीखना पर्याप्त नहीं है, उसको लगाना आना चाहिए कि आप उसको अपने एग्जाम में लगाओगे कैसे। वेदरिंग सीख लिया, अब गेट पूछ कैसे सवाल रहा है वेदरिंग में, जीएसआई में वेदरिंग आ कैसे रहा है, क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो? केमिकल वेदरिंग में जो सवाल पूछेगा किस तरीके से पूछ रहा है, आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो हम जब लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे, जो भी लेक्चर्स आप प्रोवाइड करेंगे ना, उस लेक्चर में आप देखोगे हर एक टॉपिक के बाद उसके पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, उसके पीवाईक्यू का एनालिसिस आपको मिलेगा, उसको यहीं पे हम लोग क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो आपको सिलेबस और पीवाईक्यू तक सीमित रखना था खुद को, वो हम लोग करके दे देंगे, ठीक है। फिर जो हमने कंटेंट बनाया है, जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो वीडियो लेक्चर्स में होगा, वो ये जो 3-4 मल्टीपल रिसोर्सेज हमने बताया ना, इन सबको कवर करके कंटेंट बनाएंगे। तो आपको हर एक रिसोर्स के पीछे भागने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो काम भी हम आपको करके दे देंगे। वक्त है अगर, बिल्कुल पढ़ो किताब, बहुत बढ़िया चीज है किताब पढ़ना। अगर आपके पास वक्त है, वक्त नहीं है, तो फिर आपको अपने आप को लिमिट करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अब प्रीलिम्स के अंदर, जीएसआई प्रीलिम्स में जीएस आने लग गया, ठीक है, तो उसका एक सेपरेट कोर्स आपको मिल जाएगा, एप्टीट्यूड, जिसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग और थोड़ा बहुत इंग्लिश पूछ लेता है गेट के अंदर, नेट में भी पूछता है। उसके दोनों के कोर्सेज जब आपका कोर्स कंप्लीशन की तरफ होगा, तब इनके छोटे छोटे सेशंस बना के हम एक छोटा सा कोर्स बना के, ताकि आपको एकदम मैक्सिमम जो बेनिफिट मिल सकता है इनसे, वो मिल जाए, वो आपको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि रिवीजन फ्रेंडली हैंडआउट्स, ठीक है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता हैंडआउट देने का किसी भी बच्चे को, कभी भी नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता? आपके अंदर बहुत लेजीनेस डेवलप हो जाती है इससे, ठीक है। लेकिन आज की डेट में सिनेरियो कुछ ऐसा है, स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप रहा नहीं, बच्चा पैसा देता है, वो ये सोचता है कि हम है कस्टमर, आप हो सर्विस प्रोवाइडर, जो हम मांग रहे हैं वो हमको दे दो, ठीक है। तो इसलिए एक मजबूरी जनरेट हो जाती है कि आपको ये चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। बट ये किसी काम की चीज नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखो, आप कभी भी किसी टॉपर से बात करो, किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसने एग्जाम निकाला है, अपनी मेहनत से एग्जाम निकाला है,
वो आपको हमेशा बोलेगा कि हाँ मैंने किसी के लेक्चर्स फॉलो करे थे, मैंने कोई किताबें फॉलो करी थी। ये भी बोल सकता है कि हाँ मैंने सप्लीमेंट करा था किसी के नोट्स को, लेकिन मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। वहीं से जाके आता है टॉपर नोट्स। आप हमेशा भागते हो ना टॉपर्स के नोट्स मिल जाए, टॉपर्स के नोट्स मिल जाए। अरे भाई मिल जाएंगे टॉपर्स के नोट्स, लेकिन आप थोड़ा सा रुक के ये तो सोचो, टॉपर को नोट्स बनाने की क्या जरूरत थी? उसके पास भी तो टॉपर्स के नोट्स थे। उसने क्यों नोट्स बनाए? क्योंकि नोट्स बनाना मैंडेटरी है। नोट्स बनाने से ही आपकी रिटेंशन बनती है, आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बनती है। अगर देखो किसी भी टीचर से आप पढ़ने जाओ, किसी भी टीचर से, उन टीचर को एक्सपीरियंस है पिछले 2 साल 3 साल 5 साल का, तो उनको कंटेंट डिलीवर करना तो आता ही है ना। क्लास देखने के बाद हर बच्चे को लगता है हाँ जी मुझे समझ में आ गया, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। फिर रिजल्ट्स क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि रिटेंशन की प्रॉब्लम है। आप कलम उठाओ, कागज उठाओ, एकदम ओल्ड क्लासिकल मेथड फॉलो करो, ठीक है? कोई शॉर्टकट नहीं देना। कहने को आपको जीएसआई का एग्जाम लिखना है ना, आपके पास 3 घंटे, फिर एक ब्रेक, फिर 3 घंटे, लगातार पेन चलना चाहिए। अगर आपने कभी दिया है जीएसआई मेंस तो आपको पता होगा पसीने छूट जाते हैं, पेपर खत्म नहीं होता, पेपर खत्म नहीं होता, इतना लिखना पड़ता है। अब अगर मैं 1 साल तक बिल्कुल भी पेन ना उठाऊं, मुझे तो आदत पड़ गई है स्क्रॉल कर करके नोट से पढ़ने की, पीडीएफ कलेक्ट करने की, और फिर मैं एक दिन एक्सपेक्ट करूंगा ठीक है मेरा प्रीलिम्स निकल गया, मेंस के अंदर कुछ तो जादुई शक्ति आ जाएगी मेरे तो, पूरा पेपर खत्म कर दूं। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप सीधा सीधा बाहर हो रेस से, ठीक है? एकदम परफेक्ट रेसिपी है फेलियर की। तो मेरे से अगर कोई पूछता है तो मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ, भाई साहब बहन जी अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, क्लास के अंदर जब भी कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आप उसके रनिंग नोट्स बनाओ, उस भाषा में बनाओ जो आपको समझ में आते हैं। हमें नोट्स बेचने नहीं, हमें टॉपर नोट्स नहीं बनाने एक में, ठीक है? उसका कोई फायदा नहीं है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। टॉपर्स के नोट्स ले लो, इसके नोट्स ले लो, उस इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लो, ये सब एक स्कैम है, हमें नहीं पढ़ना है इसके अंदर। आप अपने नोट्स बनाओ, एंड ऑफ डिस्कशन। अगर आपको लगता है कि हाँ ये एडवाइस किसी भी काम की है तो डू फॉलो इट, वरना 6 महीने बाद, 1 साल बाद वक्त बर्बाद कर लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगी, ठीक? फिर दूसरी चीज क्या है, ये डाउट रिजोल्यूशन सेशन। अब ऑनलाइन कोर्स के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है? ऑफलाइन में तो सामने समझ में आता है क्या बच्चे को आ रहा है समझिए, क्या नहीं आ रहा। ऑनलाइन में ये नहीं हो पाता, एक बैरियर जनरेट होता है। तो उसके लिए आपके पास हमेशा एक गूगल डॉक रहेगा जिसमें आप अपने डाउट्स डालोगे। इनफैक्ट जो आपसे पहले बच्चों ने डाउट्स पूछे वो भी अवेलेबल होगा आपको, तो आप उसको भी रीड कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज, अगर छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो तो ऐसे रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, आपको कोई एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो डाउट रिजोल्यूशन सेशन है जिसमें हम गूगल मीट पे मिलेंगे। आप बोलोगे हम जरूर मिलेंगे, संडेज रिजर्व है उसके लिए, ठीक है? संडे को डाउट रिजोल्यूशन सेशन होगा, वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा, वहां पे आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज जो है सॉल्व कर दी जाएंगे, ठीक है? अब लगभग ना 6 से 8 महीने का चलता है कोर्स, डिपेंडिंग की कौन सा कोर्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो होता अक्सर ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, वो है रिवीजन। अपने नोट्स बना के उन नोट्स को रिवाइज करना, वही आपकी नैया पार लगाएगा। आप देख लेना, आपका जिस भी अटेम्प्ट में एग्जाम निकलेगा बहुत अच्छी बात होगी, बहुत मुबारक है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, लेकिन वो निकलेगा इसी तरीके से कि आप अपने नोट्स बनाओगे खुद के, अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप लिखोगे और फिर आप उसको रिवाइज करोगे। क्योंकि जब 8 महीने ऐसा होता है ना, शुरू किया फिजिकल जियोलॉजी से, मिनरलॉजी पढ़ा पढ़ा समझ में आया, बढ़िया मजे आए, ठीक है? लेकिन 8 महीने बाद, 8 महीने आपने और बहुत सारी चीजें पढ़ ली, तो ये पीछे गायब होता रहेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना, हमारी दिमाग की कैपेसिटी ऐसी बनी है कि आप जो चीज आज पढ़ोगे उसका रिटेंशन धीरे धीरे ग्रेजुअली जीरो की तरफ चला जाएगा। क्या करना है हमको? रिवीजन करना। आपके एंड पे आपको करना ही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इस चीज को थोड़ा सरल बनाने के लिए, वो है इंटेंस रिवीजन सेशन। इंटेंस रिवीजन सेशन क्या है? देखो लास्ट ईयर हमने फॉलो किया था ये, जिसमें हमने पूरा का पूरा एक कोर्स जो है आपका PYQs के साथ रिवाइज कराया था 1 महीने। बड़े बड़े सेशन लिए थे, जो जो इंपॉर्टेंट चंक्स हैं वो सब कुछ आपको रिवाइज करना, ठीक है? इस बार भी करेंगे ऑब्वियसली, कोर्स के एंड में सारे PYQs कवर हो जाएंगे उसको, जैसे कि ये सेडी, मिनरलॉजी, क्रिस्टल, स्ट्रक्चरल, जो जिस प्राइमस एंटर पैरिस की मैं बात कर रहा था, सारे इंपॉर्टेंट चीजें ना आपको रिवाइज करेंगे, ठीक है? दोबारा भी करेंगे फिजिकल जियोलॉजी, इग्नियस पेट्रोलॉजी, ठीक? फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली, वो है टेस्ट। इसके लिए क्या व्यवस्था है? देखो जब थोड़ा सा कोर्स खत्म हो जाएगा, 2 हफ्ते 3 हफ्ते का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा मटेरियल हमारे हाथ में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपके वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, आपके पास टेस्ट रहेगा हमेशा, ठीक?
आपसे इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि आप हफ्ते में जो भी पढ़ रहे हो आप हर वीक जाके उसका टेस्ट दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सेक्शनल टेस्ट आपको हर वीक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे आप सैटरडे को आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मंडे से लेके फ्राइडे तक आपकी होंगी क्लासेस, ठीक है, क्लासेस होंगी। एंड सैटरडेज आर रिजर्व्ड फॉर टेस्ट, संडे इज रिजर्व्ड फॉर डीआरएस इफ इट इज रिक्वायर्ड। दूसरा, जैसे हमने फिजिकल खत्म कर लिया, मान लो हमने मिनरल पूरा खत्म कर लिया, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट तो दिए ही थे हमने, क्रिस्टलोग्राफी में हमने 10 टेस्ट दिए थे फॉर एग्जांपल, ऑप्टिकल में हमने 4 टेस्ट दिए थे, डिस्क्रिप्टिव में हमने 5 टेस्ट दिए थे, ठीक है। जब पूरा मिनरल खत्म हो जाएगा तो पूरे मिनरोलॉजी का एक आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है, कितना पानी में है आप एक्चुअली, वो आपको एंड ऑफ द सब्जेक्ट मिल जाएगा। दूसरा, मॉक टेस्ट। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। मॉक टेस्ट ऑब्वियसली ये टुवर्ड्स द एंड होगा, ठीक है, इंटेंस रिवीजन सेशन के वक्त पे चलेगा ये। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने सेंटर में, ऑफलाइन सेंटर में मॉक टेस्ट की व्यवस्था करते हैं। आप आओ यहाँ पे आके मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है, इफ टाइम परमिट्स, और अगर आप हो भी दिल्ली में तो आप यू मोस्ट वेलकम। 9 बजे एग्जाम होगा तो 9 बजे मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा, 9 से 12 एग्जाम चलता है, 9 से 12 ही मॉक टेस्ट चलेगा। क्यों ऐसा चलेगा? आपके शरीर को, आपकी जो बॉडी है, बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करना है जिस वक्त पे एग्जाम लिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें आदत है पूरी रात जग के पढ़ने की, एक दिन हम एक्सपेक्ट करेंगे, हम उठेंगे सुबह 9 बजे एग्जाम देने जाएंगे और तब हमारा ब्रेन मैक्सिमम कैपेसिटी में काम कर सकता है, नहीं करेगा, पक्का नहीं करेगा, और उस दिन आपको 10-15 नंबर का फर्क नजर आ जाएगा, ठीक है, नहीं लेना हमको। देखो, जिंदगी बड़ी छोटी है कि हम सारी गलती खुद से करें और फिर सीखें, नहीं भाई, जो गलतियां लोग कर चुके हैं ना, उनकी गलतियों से सीख लेते हैं, थोड़ा सस्ते में निपट जाएंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का फंडा ये होगा कि हम लोग यहाँ पे करेंगे, अगर आप नहीं कर सकते आप अपने घर बैठ के करो, लेकिन सीरियसनेस के साथ करो। 9 से 12 है टाइम तो 9 से 12 करो, आपको एक्सेस उसका पूरे टाइम मिल जाएगा, ठीक है। रियल टाइम मॉक, रियल टाइम मॉक मतलब जैसे मैंने बताया जिस टाइम पे हो रहा है उस टाइम पे करना है। लेट बैक एटीट्यूड नहीं चाहिए, लेकिन कि लेट गए हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, कि क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, पॉज कर दिया बीच में, ये वाला तरीका नहीं चलेगा, सीरियसनेस के साथ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। होगा क्या इससे? इससे होगा ये, जैसे देखो मिनरोलॉजी के 3 सेक्शंस मैंने आपको बताए, है ना। मिनरोलॉजी 3 चीजें पूछता है, एक वो पूछता है आपसे क्रिस्टलोग्राफी, एक वो आपसे पूछता है ऑप्टिकल मिनरोलॉजी, एक वो आपसे पूछता है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है बारग्राफ? ये दिखा रहा है, से फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं गेट एग्जाम की, ठीक है, कि गेट में हर साल ऑन एन एवरेज 5 सवाल उसने क्रिस्टलोग्राफी से पूछे, लेकिन 9 सवाल डिस्क्रिप्टिव से पूछे, ये एवरेज है 10-15 साल, ठीक है। अब आपने दिए टेस्ट सारे, मिनरोलॉजी आपका खत्म हो गया, तो आपका जो एवरेज स्कोर है, आप 5 में से 5 सही कर रहे हो क्रिस्टल के, लेकिन आप केवल 2 सही कर पा रहे हो मिनरोलॉजी के, ठीक है। तो इससे आपको सक्सेस तो मिलने से रही, क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव वो बहुत ज्यादा पूछ रहा था, तो आपका ये 2 कन्वर्ट होना चाहिए इसमें, ठीक है। आपका ये 5 तो चलो ठीक है, जैसा भी है एकदम मैच कर रहा, लेकिन इस 2 को कन्वर्ट करा, ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, जब आप रिपीटेड टेस्ट दोगे, बार बार टेस्ट दोगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है, मेरी क्या गलती थी, और फिर इन टेस्ट की जो मिस्टेक्स है आप उसको उस ग्रंथ में लिखोगे, जिस ग्रंथ को हम बोलते हैं हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपकी मदद करेगा सबसे ज्यादा। किसी के हैंड आउट्स काम नहीं आएंगे, आपके खुद के जो नोट्स होंगे, आप जो उसमें अपनी मिस्टेक्स लिखोगे, फिर आप उसकी रिपीटेड रिवीजन करोगे, वो आपको बहुत बहुत ज्यादा मदद देगा, ठीक है। अच्छा जी, कर लिया सारे काम, सब कुछ कर लिया, तो आप टॉप कर जाएंगे? बताओ क्या लगता है आपको? कुछ ये सीन है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि अभी तक जो सब हो रहा था, ठीक है, वो सब क्या था, हमने आपको बढ़िया से लेक्चर बना के भी दे दिए, पीवाईक्यू भी हमने करा दिए, इंटेंस रिवीजन भी करा दिया, मॉक टेस्ट की भी व्यवस्था कर दी। ये सब में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपकी ना पैसिव लर्निंग चल रही है, आप एक सीट पे बैठे हो मस्त और पैसिवली काम कर रहे हो। अभी आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन आया है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर तो कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर वाला रिलेशन है तो यहाँ पे हमारा काम हो गया खत्म, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं, थोड़ा सा अपने रूट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, एक मेंटोर या फिर एक बड़े भाई जैसा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और जो हम आपको सलाह दे रहे हैं आप उसको फॉलो करने की कोशिश करो। आपको क्या क्या चीजें करनी है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ। देखो, सबसे बड़ा जो नुआंस है ना हमारे पास इस वक्त, वो है ये, आपके पास केवल इतने दिन है, ठीक है। और अगर आप सीरियसली किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, फरवरी में जो होगा, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, या फिर नेट अगर दिसंबर जनवरी में होता है, आपको पता होगी ये बात कि आपके पास वक्त बड़ा कम है, कुछ भी ज्यादा होगा लेकिन वक्त बहुत कम है, ठीक है। क्या करना है हमें?
बी रेगुलर विद द क्लासेस, जैसे रिलीजन को फॉलो करते हो, जैसे नहाते हो, जैसे खाते हो, जैसे मोबाइल चलाते हो। पहले तो ये बोलते थे ना जैसे नहाते हैं रोज, जैसे आप हर रोज मोबाइल चलाते हो उस तरह से आपको हर रोज क्लासेस करनी। ठीक है, अब आप आ गए हो कोर्स के अंदर तो आपको क्लासेस करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। ठीक है, हर रोज आप क्लासेस करो, उससे क्या होगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आपको कम से कम बैठने की तो आदत पड़ेगी, कुछ नहीं भी होगा बैठने की आदत पड़ेगी। ठीक है, तो बी वेरी रेगुलर विद क्लासेस, इसको स्किप नहीं करना। दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको बताया, मेक नोट्स, आप अपने हाथों से नोट्स बनाओ। जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे ना, आप देखना आपको मेरी ये वाली बात कितनी याद आएगी। जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, आपको किसी के इतने बल्कि हैंडआउट्स काम नहीं आएंगे, आपको इतनी भारी भारी किताबें काम नहीं आएंगी, आप एकदम घबरा जाओगे, पैनिक कर जाओगे। लेकिन वो जो नोट्स हैं जिनको आपने टाइमली अपडेट किया होगा और उसे रिफाइन करा होगा, आप वो रजिस्टर ही लेके जाओगे एग्जाम में। ठीक है, और एक हफ्ते पहले वो रजिस्टर ही होगा आपके हाथ में, और वही है, एक्चुअली में वही है जो आपको एग्जाम निकलता है। ठीक है, तो इसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करना है। तीसरा है रिविजन। कुछ भी पढ़ लो, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, कितनी भी अच्छी किताब से पढ़ लो, ठीक है, आपने भूल लिया बात, पक्का भूलना है। ह्यूमन ब्रेन इज डिजाइंड टू फंक्शन लाइक दैट। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, ये सारी चीजें बेमानी होती हुई देखोगे अपनी आंखों के आगे। आप देखोगे एग्जाम में सवाल आएगा और आप कहोगे हाँ ये तो पढ़ा था, ये तो किताब में देखा था, इसका पीवाईक्यू भी देखा था, लेकिन याद नहीं आ रहा ए और बी में से कौन सा ज्यादा सही है, क्योंकि आपकी रिवीजन की कमी रह गई। ठीक है, और वो कमी ना आपको, इट विल कॉस्ट यू कंप्लीट 1 ईयर। ठीक है, मेरे हिसाब से ये प्राइस बहुत महंगा है। वो ना करके क्या करें, हम लोग हर रोज रिवीजन को टाइम देते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ और आप हर रोज रिवीजन के लिए चाहे 15 मिनट निकालो, चाहे आधा घंटा निकालो, जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है, लेकिन निकालना पड़ेगा। आप निकालो, आपको पता नहीं चलेगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, ये दुगनी चौगनी होकर आपको रिटर्न्स देगी, समझो मेरी बात को। ठीक है, सबसे बेहतर क्या होता है, आपने दिन में खाना खाया, आप वॉक करते करते रिवाइज कर लो 15 मिनट। आपने डिनर किया रात को, 15 मिनट वॉक करते करते रिवाइज करो, बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, फिर एक चीज और, अपीयर फॉर टेस्ट विदाउट फेयर। लेक्चर्स दे देंगे हम आपको, हैंड आउट चिल्लाते हैं बच्चे, हैंड आउट दे दो, हैंड आउट दे दो, दे देंगे, लेकिन टेस्ट में नहीं है, बच्चा टेस्ट ही नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में तो बच भी जाओगे, आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपकी आंसरेबिलिटी है ही नहीं, किसी को पता नहीं आप क्या कर रहे हो। ठीक है, टेस्ट देने नहीं आते। तो अगर आप चाहते हो कि आपको 1 साल, उसके बाद फिर दूसरा साल, फिर उसके बाद तीसरा साल भी लग जाए, तो बढ़िया है तरीका, आप अपनाओ इसको। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और मुझे एक्चुअली में सिर्फ दिल खुश नहीं करना है ये सोच के कि हाँ समझ लिया मैंने, क्रिस्टलोग्राफी समझ में आ गई, स्ट्रैटिग्राफी समझ ली, नहीं, दिल खुश नहीं करना, मैंने लगाना कितना सीखा है, मेरे को आ गई स्ट्रैटिग्राफी, लेकिन जब वो मेरे से 5 तरीके के ग्रेनाइट पूछता है तो क्या मुझे पता है क्लोज पैड ग्रेनाइट जो है वो धारवार का है, क्या रिकलेक्ट हो पा रहा है उसको, ये इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आएगा, वो टेस्ट से आएगा, और इन टेस्ट में जो गलतियां करोगे उसको जब आप अपने नोट्स में लिखोगे तब मिलेगा उसका पूरा आपको मजा। ठीक, फिर लास्ट, रियल टाइम नोट्स। जैसे मैंने आपको बताया, हमें लेट बैक एटीट्यूड नहीं चाहिए, हमको ऐसे नहीं करना, पॉज करा, गूगल कर लिया, पॉज करा, थोड़ा इंस्टा चला लिया, पॉज करा, यूट्यूब चला लिया, चले गए दोस्त से मिलने, एक चाय पीने चले गए, और टेस्ट हो गया हमारा खत्म। ऐसे टेस्ट का कोई फायदा नहीं होगा। आपको अपने आप को बिठाना है, सबसे पहले बैठने की आदत बनानी है, एक गो में आपको टेस्ट करना है, चाहे कितने भी नंबर कम आए, चाहे कितने भी ज्यादा नंबर। ठीक है, हमें बहुत सिंसियरिटी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि एग्जाम हो गया, मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं, ये जो कट ऑफ क्लियर करनी होती है ना, ये हर रोज करनी होती है। हर रोज जो आप अपने आप को टारगेट देते हो, हर रोज जो आपके टास्क है, जब आप वो वाली कट ऑफ क्लियर करते हो ना, तो एंड जो डे है ना, वो तो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है इस पूरी जर्नी की। इस पूरी जर्नी में जो आपने किया बस वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा उस दिन नहीं कट ऑफ क्लियर करनी है, हमको हर रोज कट ऑफ क्लियर करनी है, उस दिन ऑटोमेटिकली हो जाए। सो दिस इज अबाउट मी, दिस इज माई प्रोफाइल। ये वो मेजर सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये जीव की प्रोफाइल है। ठीक है, दिस इज अबाउट हिम, ये वो मेजर सब्जेक्ट है जो पढ़ाएगा, कोई चेंज नहीं होने वाला इसके अंदर। ऑलराइट, तो सवाल है क्या मुश्किल है? अगेन मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखूंगा, बोलूंगा नहीं कि बहुत आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। आज की डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना किसी भागीरथी प्रयास से कम नहीं है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डूएबल नहीं है, क्योंकि हर साल बच्चा निकालता है,
ठीक है। और जब भी कुछ मुश्किल चीजें सुनाई देती है मुझे, तो हमेशा एक मूवी है जिसका एक डायलॉग गूंजता है मेरे दिमाग में, और वो ये है कि क्या पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। एक इंसान ने जब ठान ली तो एक छेनी हथौड़ा उठा के पूरा पहाड़ चीर डाला, तो एग्जाम तो निकल ही जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। सिर्फ क्या है, हमें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रोसीड करो, ठीक है। जो कुछ बताया गया है आप उसको कायदे से फॉलो करो, आराम से आपका एग्जाम निकलेगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, जरूर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन डुएबल है। ऑलराइट, सो इस नोट के साथ एंड करते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अवेलेबल है, आप जब भी चाहो इस पे जो भी आपको क्वेरीज आ रही है आप दे सकते हो। कम से कम इतना वेट कर लेना जवाब आने का, ठीक है। दिस इज आवर ईमेल आईडी, आप इस पे भी पूछ सकते हो कुछ, और ये वेबसाइट, ठीक है। सो थैंक यू।